हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज का सेशन होने वाला है जी आपका स्टैटिक का, और स्टैटिक सेट नंबर 5 होगा। ऑलरेडी 4 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। स्टैटिक का सीरीज चल रहा है, स्टैटिक का 5वां नंबर का। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द स्टेटमेंट, हु सेड द स्टेटमेंट या 150,000 were killed and many times that numbers perished। हिंदी समझिए इसका क्या होता है जी, क्या कहना चाह रहा है जी? ये किसका कथन है, ये कौन स्टेटमेंट देते हैं, किनका कथन है कि 150 150 लाख 150,000 सॉरी 150,000 मतलब 150 150,000 मारे गए और ये डेटा बहुत बार मिटाया गया है। बहुत बार ये डेटा मिटाया गया। ये स्टेटमेंट किसका था कि ये स्टेटमेंट किनका कहना था कि 150,000 व्यक्ति मारे गए और ये डेटा 150,000 व्यक्ति मारे गए, डेटा कितनी बार ये डेटा मिटाया गया। ये किसका स्टेटमेंट था? स्टेटमेंट था अशोक। किनका स्टेटमेंट था जी? अशोक का। किनका स्टेटमेंट था? सम्राट अशोक का। ये कब बोले थे? जब बैटल ऑफ कलिंगा हुआ था। कलिंग का युद्ध जब हुआ था 261 में, सम्राट अशोक के समय में 261 BC 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग नरेश खारवेल, सम्राट अशोक और कलिंग नरेश खारवेल के बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम है जी आपका बैटल ऑफ कलिंगा। कौन सा युद्ध जी आपका? बैटल ऑफ कलिंगा, हिंदी में कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC में। किसके बीच में? अशोक और खारवेल के बीच में। अशोक और कलिंग के शासक, कलिंग के राजा खारवेल के बीच में। उस युद्ध में बहुत सारे व्यक्तियों का मृत्यु हुआ था। बहुत व्यक्ति का मृत्यु हुआ था इस युद्ध में, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस वजह से अशोक का स्टेटमेंट था कि इस युद्ध में 150,000 व्यक्ति मारे गए, 150,000 व्यक्ति मारे गए और ये डेटा कितना बार मिटाया गया। बार बार काउंटिंग होता था। 150,000 व्यक्ति मारे गए और ये डेटा जो था बार बार मिटाया गया। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट है जी। ये स्टेटमेंट किनका था? अशोक का। कौन सा बैटल को लेकर बात हो रहा है? बैटल ऑफ कलिंगा। कब हुआ था? 261 BC में। कलिंगा है कहाँ जी? उसमें पड़ता था उड़ीसा वाले क्षेत्र में। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है। एक और सवाल पूछा जाता है, ये जो बैटल ऑफ कलिंगा है, कलिंग का युद्ध का विवरण, कलिंग का युद्ध का विवरण अशोक के, सम्राट अशोक के कौन सा अभिलेख में लिखा हुआ है? कौन सा आपका स्तंभ लेख में लिखा हुआ है? तो रॉक एडिक्ट 13 मतलब आपका स्तंभ लेख 13 में, स्तंभ लेख 13 में बैटल ऑफ कलिंगा के बारे में बताया गया। कंप्लीट है जी यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए जी सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या? सुनिए ध्यान से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जी आपका, बिंदुसार जाना जाता है, बिंदुसार नॉन एज, बिंदुसार कौन सा नाम से जाने जाते थे? बिंदुसार जाने जाते हैं जी आपका अमित्र गाथा के नाम से। कौन सा नाम है? अमित्र गाथा। क्या नाम है जी? अमित्र गाथा। अब एक वर्ड समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो ये समझिए ये बिंदुसार कौन है और ये अमित्र गाथा का मतलब क्या होता है? अमित्र गाथा का मतलब होता है दुश्मनों का कातिल। अमित्र गाथा का मतलब क्या होता है जी? दुश्मनों का कातिल, दुश्मनों का कातिल। अगर बात किया जाए अमित्र गाथा टाइटल जो दिया था अमित्र गाथा के नाम से, इन्हें कौन बोलता था? तो अमित्र गाथा बोलता था जी ग्रीक लोग के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीक लोग के द्वारा। अमित्र गाथा ये जो टाइटल, ये जो नाम है, किसके द्वारा दिया गया था? ग्रीक लोग के द्वारा, मतलब यूनानियों के द्वारा, यूनानी लोग के द्वारा दिया गया था ये नाम। यहाँ तक कंप्लीट है जी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, मतलब आपको समझ में आ गया। अब ये बिंदुसार कौन था? तो सुनिए ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था जी आपका, नाम है जी आपका बिंदुसार। यहाँ तक कंप्लीट है। और बिंदुसार का बेटा का है नाम क्या था? सम्राट अशोक। यहाँ तक समझ में आ रहा है जी। मतलब अशोक के पिता थे बिंदुसार, जिनको वो एक और नाम से जाना जाता था। कौन सा नाम से? अमित्र गाथा के नाम से। कौन सा? अमित्र गाथा। कंप्लीट है। मतलब होता है जी दुश्मनों का कातिल। क्या मतलब होता है जी? दुश्मनों का कातिल। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, बिंदुसार से एक और सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार से एक और सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सुनिए जी। सीरिया के शासक एंटियोकस,
कहाँ का जी? सीरिया का शासक। नाम क्या है? एंटियोकस। सुनिएगा ध्यान से, ये शासक कहाँ का हुआ करता था? सीरिया का। कहाँ का शासक था जी? सीरिया का। सीरिया का शासक एंटियोकस से, एंटियोकस फर्स्ट था, एंटियोकस से बिंदुसार शराब और अंजीर मंगाता था। क्या क्या जी? शराब और अंजीर मंगाता था। शराब और अंजीर मंगाता था, मतलब वाइन और वाइन और फिग्स मंगाता था। कहां से जी? एंटियोकस से। कहां का शासक था? सीरिया का। यहां तक कंप्लीट है जी? यहां तक बातें कंप्लीट है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सुनिए ध्यान से, काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है क्या? सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन है जी, इत्सिंग नाम का एक व्यक्ति था। इत्सिंग नाम का एक व्यक्ति था। ये था कहां से जी? चाइना का। चाइनीज ट्रेवलर था, मतलब चाइना का बोल सकते हैं ट्रेवलर था, चाइनीज यात्री था, चाइना का यात्री था, जो आपका इंडिया में 3 साल तक कहाँ रुके थे? 3 साल तक, और संस्कृत सीखा था। ये सवाल है जी। इत्सिंग नाम का जो चाइनीज यात्री था, आपका चाइना का यात्री था। कहाँ का जी? आपका चाइना का। क्या नाम था? इत्सिंग। वो इंडिया में कहाँ रुका था 3 साल तक, और शिक्षा लेने के लिए? क्या चीज? संस्कृत का शिक्षा लेने के लिए। सवाल क्या है? इत्सिंग जो था ये आपका इंडिया में 3 साल कहाँ रुका था? संस्कृत सीखने के लिए। समझ में आया जी? बातें यहाँ तक कंप्लीट है। तो आंसर होगा ताम्रलिप्ति। क्या आंसर होगा? ताम्रलिप्ति। अगर बात किया जाए ताम्रलिप्ति के बारे में, तो ये कहाँ पड़ता था? वेस्ट बंगाल में। मतलब इत्सिंग जो आपका चाइना का यात्री था, ये आपका 3 साल तक रुका था ताम्रलिप्ति में। कहाँ रुका था? ताम्रलिप्ति है कहाँ जी? वेस्ट बंगाल में। यहाँ तक कंप्लीट है जी। क्या चीज सीखा था? संस्कृत। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए इत्सिंग के बारे में, तो इंडिया आए थे जी 7th सेंचुरी में। कब आए थे जी? आपका 7th सेंचुरी में। ये व्यक्ति 10 साल तक नालंदा में रहे थे। कहा जी? नालंदा में। कितना? 10 ईयर्स तक। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या? सुनिए ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जी आपका? नियर विच river was most of the Rigveda civilization was situated? कंप्लीट है जी। क्वेश्चन क्या है? सुनिए हिंदी में। बात किया जाए तो ऋग्वेद सभ्यता का अधिकांश हिस्सा, ऋग्वेद सभ्यता का अधिकांश हिस्सा कौन सा नदी के तट पर स्थित है? कौन सा नदी के तट पर स्थित है? कौन सा सभ्यता का बात हो रहा है? ऋग्वेद सभ्यता का बात हो रहा है। कौन सा किसका बात हो रहा है? ऋग्वेद सभ्यता का। ऋग्वेद सभ्यता का अधिकांश हिस्सा कौन सा नदी के तट पर स्थित है? कंप्लीट है यहाँ तक? आंसर क्या होगा? सरस्वती रिवर। कौन सा आंसर होगा जी? सरस्वती रिवर। यहाँ तक कंप्लीट है जी। कौन सा आंसर होगा? सरस्वती रिवर। अगर बात किया जाए जी आपका ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद तो आपको पता होगा जी, हमारे इंडिया में मुख्यतः इंडिया का एपिक है जी, 4 वेद है ऋग्वेद। बात हो रहा है ऋग्वेद सिविलाइजेशन का, ऋग्वेद सभ्यता का सबसे बोल सकते हैं आपका अधिकतर जो आपका सभ्यता का अधिकतर जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है जी? आपका सरस्वती नदी के तट पे। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। इस चार्ट से एक क्वेश्चन कंफर्म है। यहाँ पे मैं कुछ रिवर्स का नाम बताऊंगा जिससे एक क्वेश्चन जनरली मिलता है, एसएससी वगैरह हम देखने को मिलता है जी। क्वेश्चन क्या है? सुनिए ध्यान से। कुछ रिवर्स का नाम होगा, वो ऋग्वेद के समय में क्या नाम से जाना जाता था और अभी करंट टाइम कौन सा नेम से जाना जाता है, इसके बारे में बात हो। कुछ रिवर्स का मैं नाम बताने वाला हूँ जो ऋग्वेद में कुछ अलग नाम से जाना जाता है, अभी आपका करंट टाइम में कुछ अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ऋग्वेद में एक रिवर जाना जाता था सिंधु रिवर। कौन सा जी आपका? सिंधु नदी को मुख्यतः अभी कौन सा नदी के नाम से जाना जाता है जी? अभी जाना जाता है इंडस रिवर के नाम से। कौन सा जी आपका? इंडस रिवर। यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट सुनिए। ऋग्वेद में एक और रिवर था जी, नाम था वित्सता रिवर। क्या नाम था जी आपका? वित्सता रिवर। क्या नाम है जी? वित्सता रिवर। अगर बात किया जाए वित्सता रिवर के बारे में, तो ये रिवर जाना जाता है झेलम के नाम से। कौन सा जी आपका? झेलम के नाम से।
वित्सता रिवर को कौन सा नाम से जाना जाता है? झेलम नदी के नाम से। नेक्स्ट है जी आपका, नेक्स्ट था अस्केनी। क्या नाम है जी? अस्केनी। अस्केनी को जाना जाता है जी आपका चिनाब रिवर से। कौन सा रिवर जी? अस्केनी। अस्केनी, अस्केनी को कौन सा रिवर के नाम से जाना जाता है जी? आपका चिनाब रिवर से। कौन सा रिवर? चिनाब रिवर। कौन सा रिवर? चिनाब रिवर। नेक्स्ट है जी, नाम है जी आपका पुरुषनी नदी। क्या नाम है जी? पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी को कौन सा नाम से जाना जाता है? रावी नदी। पुरुषनी नदी का नया नाम कौन सा है जी? रावी नदी। यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट है जी आपका विपाशा। क्या नाम है जी आपका? विपाशा रिवर। विपाशा, विपाशा को कौन से नाम से जाना जाता है जी? ये जाना जाता है व्यास के नाम से। क्या नाम है जी? व्यास रिवर। नेक्स्ट है जी आपका सतुद्री। सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री कौन सा नाम से जाना जाता है जी? सतुद्री जाना जाता है सतलज के नाम से। कौन सा नाम से जी? सतलज। कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, कुछ रिवर्स है जिसका नाम आपका ऋग्वेद के समय कुछ और था और अभी करंट समय में कुछ और है। जैसे आपका नाम सुने होंगे इंडस रिवर। इंडस रिवर जाना जाता था सिंधु नदी के नाम से। कौन सा रिवर? सिंधु नदी के नाम से। झेलम नदी जाना जाता था वित्सता रिवर के नाम से। झेलम नदी ऋग्वेद में जाना जाता था वित्सता नदी के नाम से। नेक्स्ट है जी आपका चिनाब। चिनाब कौन सा रिवर? अस्केनी रिवर। चिनाब देखिए यहाँ पे, चिनाब, चिनाब कौन सा रिवर? अस्केनी रिवर। रावी कौन सा रिवर? पुरुषनी। नेक्स्ट है व्यास, कौन सा नाम से? विपाशा। नेक्स्ट है जी आपका सतलज, कौन सा नाम से? सतुद्री के नाम से। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट।